हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बेस्ट एमसीक्यू। तो अगर आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम्स के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, समझिए, अटेम्प्ट करिए। तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 53 में। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। और आर्टिकल 53 में ये बात कही गई है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग जो वो स्वयं भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल हम अगर 51 देखें तो 51 का आपको पता है कि 51 में क्या है कि जो कि भारत की विदेश नीति के बारे में बात की गई है या फिर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित ये बात है। ठीक है, 55 के यानी कि राष्ट्रपति संबंधित नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर 55 के बारे में बात करें तो 55 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति इसमें इंक्लूड की गई है। और 58 क्या है तो 58 में ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो इसमें बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। सही आंसर क्या है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, यह अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ए, जो कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये जहाँ पे जो बात है ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये उसके हम कह सकते हैं विवेक पे निर्भर करता है कि वो उनको परामर्श लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ऐसे आपको पता है कि आर्टिकल 143 में ये बात कही गई है कि जो कि सलाह के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे, जो कि इसके संबंधित सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि, बताइए कि नहीं होगा, पात्र नहीं होगा यदि। सही आंसर क्या है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब कि विधान परिषद कह सकते हैं, विधान परिषद का वो सदस्य हो तो वो मतदान करने के पात्र नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। मैंने 2 से 3 दिन पहले अपने वेबसाइट पे एक लिंक पोस्ट किया था और मैं आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा तो उनको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल होता है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं। तो उसमें हम शामिल होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है निर्वाचक मंडल होता है उसमें तो सबसे पहले दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और साथ ही साथ दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल, दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के जो कि निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, लोकसभा के चुने हुए सदस्य बिल्कुल सही, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ये भी बिल्कुल सही, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होगा। लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये शामिल नहीं होते। तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 2 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ चुके होंगे। अगर यहीं पे बात उपराष्ट्रपति की जाती तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ दोनों सदनों के सभी जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उनमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति हो तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा, क्या सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। देखिए जन्म से नागरिक होना चाहिए कहीं बात नहीं की है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित आर्टिकल 58 में क्या कहा गया कि 58 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति वो बन सकते हैं जो भारत के नागरिक हो। भारत के नागरिक हो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि जन्म से नागरिक हो। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। चाहे वो किसी भी तरह से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, भारत का एक नागरिक हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये पॉइंट भी गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको वो बता दूं। देखिए राष्ट्रपति के पद के लिए जो बात कही गई है वो संसद नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं। संसद में दोनों आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन राज्यसभा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केवल 2 सही है। उम्मीद करते हैं ये बात आपने समझ लिया होगा। अगला प्रश्न बनता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उस विवाद को जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं कहाँ से चुने जाते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे और यही जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड है और इसी वर्ड से आप क्लियर कर सकते हैं कि अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अब उस पर अपनी सहमति दी थी। अध्यादेश से संबंधित यहाँ पे बात कही जा रही है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, 121, यानी कि 123 है ना, 121 के तहत वो जारी करता है। तो हम वहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है। आर्टिकल 55 के अनुसार कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और ये निर्वाचन किस तरह से होता है, तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। राज्यों की रक्षा करे की अगर बात की जा रही है तो 355 होगा। ठीक है, अगर रक्षा नहीं कर पाता है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि 356 कहता है, तो वो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्षा करे की बात की जा रही है तो वहाँ पे 355 को हम टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति करते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी वही करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। बताइए कि कब से लेकर के वो अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, तो कब से लेकर, अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है। सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बताइए कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को किसकी अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, और लोकसभा का विघटन जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन जो कि विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होता है, कोई नहीं करता है। अगला प्रश्न बनता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए कोई विधेयक जो संसद में प्रयुक्त होता है, तो प्रस्तुत होता है, तो
किस क्रिया के बाद वो एक अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे, यानी कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो कह सकते हैं कि वो एक अधिनियम बन जाता है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा, बताइए कि कब वो घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब कर सकता है? बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण के साथ सशस्त्र विद्रोह हो तब, ठीक है। और ये बात जो कि 352 के अंतर्गत कही गई है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की उस वक्त जो कि आपात की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। और ये जो घोषणा होती है 1 माह के भीतर जो कि संसद के द्वारा अनुमोदन भी किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात यानी कि अनुमोदन के पश्चात ये 6 माह तक लागू रहता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है वो बुलाता है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की बात जो है वो किस आर्टिकल में कही गई है? तो 108 में कही गई है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, 108। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट वन ये है कि निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह निम्न में से किस पर लागू होती है? ये जो लागू होती है किस पे लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है। ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि अध्यक्षात्मक सरकार या फिर अध्यक्षात्मक शासन का उदय जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? देखिए अध्यक्षात्मक शासन को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, जैसे गैर उत्तरदायी सरकार कह सकते हैं, गैर संसदीय सरकार कहा जाता है, या फिर निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले यूएसए में जो कि उदय हुआ था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है तैयार कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? सही आंसर होगा आर्टिकल 74, ठीक है। आर्टिकल 74 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत ये कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो है विधायी अधिकार है, विधायी जो कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल विधायी शक्तियाँ भी कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अधिवेशन बुलाने का अधिकार हो, या फिर सत्रावासन जो की घोषणा की जाती है वो, या फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सभी के सभी विधायी शक्तियाँ हैं या फिर विधायी अधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियाँ? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो, तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, जैसे कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, या फिर ये हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। इन तीनों परिस्थितियों में जो कि की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि अगर जब संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो जो अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी होता है वो 6 सप्ताह तक, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है?
देखिए मैं आपको बता दूं कि मृत्यु दंड भी कर सकते हैं, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी कर सकते हैं, और ऐसे मामले में दिए गए दंड जो कि संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी मामलों में जो कि कर सकते हैं क्षमादान। आपको पता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत कहा गया, ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता, यानी कि राष्ट्रपति की अधिकार नहीं है कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सके। ठीक है, साधारण बिल को तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन वो वित्तीय बिल को नहीं, यानी हम ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या फिर घोषणा कह सकते हैं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था। अब क्या यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो 160 के तहत। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, आर्टिकल 160। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है या फिर लगाया जा सकता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। महाभियोग जो लगाया जा सकता है या फिर महाभियोग का जो प्रक्रिया वो स्टार्ट की जा सकती है संसद के किसी भी सदन से, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा। हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 44वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, किस आर्टिकल के तहत। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 111 के तहत अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में जितनी मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत, तो 57 के तहत। ठीक है, 57। अगर हम बात करें 59 क्या है, तो 59 क्या है कि अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ये बात कही गई है। 58 क्या है, तो 58 के तहत आपको पता है कि राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित जो बात कही गई थी ऑलरेडी हम लोग ऊपर में देखा था। 55 क्या है, तो 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन के बारे में देखे थे 143। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि वो पूर्व राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे जो दिए गए पूर्व राष्ट्रपति कौन थे जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया, और वो कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा किया था। साथ साथ ये उपराष्ट्रपति पद पे रहे और उसके बाद देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति, और साथ ही साथ मुस्लिम पहले ये यानी कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। तो जस्ट वही बात होगी, कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत, तो 356। ठीक है,
आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा की गई है, जैसे कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात की बात कही गई है। वित्तीय आपात तो अभी तक एक बार भी नहीं लगा, लेकिन राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा, ठीक है, अब तक 3 बार लगा। पहला 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 जो कि पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और तीसरा जो आक्रमण नहीं था वो था तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, जो कि राष्ट्रीय आपात लागू की गई थी। तो ये 3 चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। नेक्स्ट वन ये कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 20 और 21 के अतिरिक्त, ठीक है, 20 और 21 तो किसी भी हालत में नहीं होते, तो बताइए कि इसके अतिरिक्त कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो 359 के तहत, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे 359 के तहत। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बताइए कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति दिए हैं वो कौन है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी, वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे थे, और साथ ही साथ वो 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, वीवी गिरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि कार्यवाहक, कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देकर के वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े थे, और वो वीवी गिरी ही हैं। तो ध्यान रखिएगा वीवी गिरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाक जो घर संशोधन विधेयक था 1986 में, ठीक है, 1986 जो संशोधन अधिनियम था उसमें पहली बार राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो है उन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो क्या है, किस प्रकार की उनकी शक्ति है? तो सही आंसर होगा ये एक न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, न्यायिक शक्ति है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, किस आधार पे करते हैं? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा ऑलरेडी हम कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है अधिकतम लगाया जा सकता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और अधिकतम जो लगता है वो 3 वर्ष तक के लिए लग सकता है, ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। पहली बार क्या होता है कि 2 माह के भीतर जो है वो अनुमोदन के पश्चात 6 माह तक लागू रहता है, और उसके बाद हम अधिकतर इसको बढ़ा करके 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये बात किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू जो है इन्होंने ये बात की थी, हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वो भाग लेता है, परंतु जब महाभियोग की बात की जाती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उस वक्त इसमें ये भाग नहीं लेता। और वो कौन है? तो राज्यों के विधानसभाएं ये निर्वाचक मंडल में भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग के समय ये भाग नहीं लेती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन ये कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन सी को टिक करें। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या सही होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो टॉप पे है, यानी कि हम कह सकते हैं उच्चतम जो प्रतिष्ठित अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति है, और दूसरा स्थान इन्हीं का है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसके पास
पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, दायित्व नहीं होता है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो राज्यसभा के पदेन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, अगर वो नहीं रहेंगे तो उनके कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करते। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे चारों के चारों पॉइंट्स जो दिए गए वो बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे सभी के सभी सही होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 63 में ये बात कही गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं इसके संबंध में कौन सा आर्टिकल है, 65 आर्टिकल है, ये चीज भी याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केवल राज्यसभा में, ठीक है, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया था कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हम टिक करेंगे। अगर आपने इससे पहले राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा, उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने क्लियर ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह, यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे 6 सप्ताह बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं हम कह सकते हैं सभापति होते हैं, वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, लेकिन वो जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक चीज आपको और याद रखना है ये पॉइंट, जैसे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होते, लेकिन उसे अगर मतदान का जो अधिकार तो होता नहीं है क्योंकि वो सदन के अध्यक्ष, सदन से कोई वो संबंधित है ही नहीं, तो उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि समानता का जो मत की समानता हो जाती है उस वक्त वो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, उनको ये अधिकार होता है, निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इस वजह से उनको ये अधिकार होता है निर्णायक मत देने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो अब जस्ट हम लोगों ने ऊपर बात की कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि वेंकैया नायडू का व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है। जैसा कि हमें पता है कि अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। तो इनका आपको ये बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका व्यक्तिगत क्रमांक कौन सा है। सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 13वां, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 अगस्त 2017 को जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, और ये जो कि 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख रखा है, आप इन नोट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि 2 उपराष्ट्रपति, एक तो वीवी गिरी और साथ ही साथ आर वेंकटरमन, कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुने गए थे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई थी, जिनके पदावधि के दौरान ही हो गई थी, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कि आपको याद रखनी है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब अगला पॉइंट जो है वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड पॉइंट से कुछ तो ध्यान रखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री से बात यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय बताइए क्या होगा।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? करेक्ट आंसर होगा कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या सही नहीं है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है वो निम्न सदन तक सीमित रहती है। अब बात यहाँ पे संसद की जा रही है और मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक, तो ये निम्न सदन यानी कि निम्न सदन का मतलब जो कि लोकसभा, तो ये लोकसभा तक सीमित नहीं रहता। ये पॉइंट यहाँ पे गलत कहा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्रियों के में से यहाँ पे जो प्रधानमंत्री दिए गए उनमें से कौन अपने जो प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य थे यहाँ पे हम चंद्रशेखर को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देवगौड़ा और आई के गुजराल और साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक और आप याद रखेंगे जो कि इंदिरा गांधी जी, ये सभी के सभी राज्यसभा के सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 357। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह सकता है। यहां पे आपको बताना है कब, कितनी अवधि तक। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद यानी कि दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मात्र 6 माह तक रह सकता है। अगर ऐसा वो नहीं करता यानी किसी भी सदस्यता नहीं लेता किसी भी सदन की, तो वो अपने मंत्रिमंडल पद से त्याग देना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15%, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए कि वो कौन सा संविधान संशोधन है? और ये सुपर डुपर क्वेश्चन, आप इसको एकदम वीवीआई मान करके चलेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो कि 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के तहत ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल जो संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। 15% कहने का मतलब कि अगर 545 का 15% करीब करीब लगभग जो आएगा वो 82 यानी करीब 81 पॉइंट्स कुछ आएगा, तो यानी कि 82 हम यहाँ पे करेंगे। 82 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? और वो कौन थे? और वो थे हमारे कह सकते हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट बनता है कि प्रधानमंत्री को, बताइए कि प्रधानमंत्री को क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? सही आंसर है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री को किसने ये कहा था कि कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की नींव की पत्थर, मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर, ये बात किसने कही थी प्रधानमंत्री को? लॉर्ड मार्ले ने ये बात कही थी कि कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, या फिर हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर, ये बात कही थी लॉर्ड मार्ले ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखा, आप इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें तो सबसे कम समय यानी 13 दिन तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। सेकेंड पॉइंट ये है कि देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी एक विभाग का कार्यभार संभालने
सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री, या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली जो कि प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो अमृत कौर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं, अमृत कौर को टिक करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो भी थे मोरारजी देसाई। ठीक है, और साथ ही साथ पॉइंट 5 क्या कह रहा है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, और सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो मोरारजी देसाई। ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री जॉन मथाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहां पे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे कि संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है ना, ये मात्र एक ही बार प्रयोग हुआ है और कहां पर हुआ है। इसका प्रयोग 352 के 3 के अंतर्गत किया गया, 352 के 3 के अंतर्गत किया गया, और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 50। ठीक है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि उप प्रधानमंत्री पद जो सृजन हुआ था, उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये सृजन हुआ है किस तरह से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में, यानी कि उनके समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1947 से लेकर के 1950 तक इन्होंने कार्य किया था। और साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि अब तक कितने व्यक्ति जो है वो वाइस प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, यानी कि उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो टोटल 8 व्यक्ति जो है वो बने। ठीक है, ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है, तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कह सकते हैं प्रधानमंत्री के पास होता है। ठीक है, और संसदीय शासन में जो है वो उसका कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन अपने जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के थ्रू वो कार्य कराता है। ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है, राष्ट्रपति की जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है वो कौन सा, जो कि हम कह सकते हैं प्रावधान है। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 75। ठीक है, आपको पता है कि अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में ही बात कहा गया, अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ये क्वेश्चन लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा हुआ था कि 6 माह के अंदर आपको जो कि किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, अदरवाइज आपको मंत्रिपरिषद की जो मंत्री आप जिस पे पद पे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है 6 माह के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह करके कार्य करती है। बताइए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन रह करके कार्य करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विधायिका के अंतर्गत। ठीक है, विधायिका के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखेंगे महान्यायवादी को ही कभी कभी अटॉर्नी जनरल लिखता है, के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए इनके बारे में दी गई है, बताइए कि कौन कौन पॉइंट्स इनसे संबंधित है।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। सेकेंड पॉइंट है कि उनमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये पॉइंट गलत है। और फोर्थ पॉइंट देखें तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है, ये पॉइंट भी गलत है। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही था। हम कह सकते हैं राष्ट्रपति जो 76 आर्टिकल 76 के फर्स्ट के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि ये सेकंड पॉइंट, तो ये बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे गलत, इसलिए हम कह सकते हैं कि गलत क्यों है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे जो कि कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके अनुसार अपना पद धारण करते हैं। यानी ये राष्ट्रपति का अधिकार हुआ कि जब वो मन चाहे वो हटा सकते हैं इनको, ठीक है। महाभियोग की कोई जरूरत नहीं होती है इनके हटाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 1 और 2 सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, नोट में करके लिखा है, ध्यान रखेंगे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़, ठीक है, MC सीतलवाड़, आप इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, और वो है हम कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल का मतलब महान्यायवादी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। काफी अच्छा प्रश्न है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। जैसे कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कानूनी विषयों पर सलाहकार देने के लिए राज्य सरकार के पास वो कौन होते हैं, तो वो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसको हम महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, किसके दायित्व का। तो देखिए अनुच्छेद 78 जो वो, इसमें क्या प्रावधान किया गया, किसके दायित्व का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हम डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की जो कड़ी है उसको बनाया गया, इसके अंतर्गत उसका दायित्व होगा, ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है। लोक निधि का अभिभाव जो वो किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ध्यान दीजिएगा कौन सही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा, देखिए प्रधानमंत्री जो थे वो मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं, ऑप्शन हम यहाँ पे डी टिक करेंगे और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के CAG यानी कि कैग, जिसको हम कह सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्य करते हैं, किस रूप में कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो वो किस रूप में कार्य करते हैं, तो लोकवित्त संरक्षक के रूप में, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम अक्सर CSIR के रूप में देखते हैं, पेपर में अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति, ठीक है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कुल 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक, और पुनः फिर से चुनाव कराना पड़ता है ताकि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये कह सकते हैं कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले वीडियो में कि जो महाभियोग लगाया जाता है संसद की किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। साथ साथ किस आर्टिकल के तहत, तो 61 के तहत, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया 61 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदारी है किसे। अंतिम जिम्मेदारी जो है वो किसे, संसद की, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में, कह सकते हैं भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है।
संसद की सदन में भाग ले सकता है भारत के अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र और एक मार्गदर्शक होता है। बताइए कि क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, ठीक है। प्राक्कलन सॉरी ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। लोक लेखा समिति का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफी अच्छा प्रश्न, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? देखिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित रहता है? संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहते हैं और वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो देखिए, किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया? तो 148 से, ठीक है, आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के अंतर्गत, ठीक है, 151 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के संबंधित जो भी विवरण है इसी के अंतर्गत दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, संविधान के द्वारा पद का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? अवसान यानी कि विघटित करने के लिए प्राधिकृत है कौन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने 45 MCQ देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।